Good morning students, Brijesh Singh, Subhra Singh Children Academy. A video online process has been started. Digital importance. We are taking the Google Meet classes and this is the importance of digital. Now I am presenting before you a video making process because I have to deliver all kinds of the matter before you at the any condition, whatever the circumstances are, either bad, worse or worst, I have to do something extraordinary. We don't have to stop. हमको चलते रहना है और इसी नियत के साथ नेटवर्किंग की प्रॉब्लम थी, गूगल मीट पर क्लास हम लोग ले रहे थे, कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी और फिर हम दूसरे मोड वीडियो मेकिंग प्रोसेस में आ गए हैं. आपको याद होगा, यू विल हैव टू रिटर्न द रनिंग टॉपिक वाज द नेशनल मोमेंट. नेशनल मोमेंट का टॉपिक चल रहा था और मैं आपको लगातार 1905 से लेकर के 1947 तक एक जर्नी कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्लाइटली स्प्रे कराने की कोशिश कर रहे हैं. इतना आसान तो नहीं है. दिस इज द वेरी widely chapter, well identified chapter of the national movement. This has been started from the 6th standard, 7th standard, now presently 8th standard and so on, 9th, 10th and humanity group 11, 12. So expansion is so very paramounted here, but in brief conditions, what are the major events? What are the major events happened from 1905 to 1947? What kinds of sacrifices have been made? Just virgination of our future. Our freedom fighters sacrificed their comforts for our future. This is the journey of national movement. Very interesting topic. इस पर हम चलेंगे और हम इसकी भी चर्चा करेंगे आपसे कि ईयर वाइज इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हैपनिंग हुई हैं और उस इवेंट से डियर हम ये जोड़ने की कोशिश करेंगे व्हाट पर्सनालिटीज वेयर एसोसिएटेड connected to that event on the impact of the national movement. They diverted, they put the direction of national movement. किसके किस रोल से नेशनल मूवमेंट की दिशा बदली, उसको एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दिया गया, स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया गया, किस प्रकार से काउंटर किया गया ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को, कहां कहां हमारे नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो बैक फुट पर आए, प्लान को चेंज करना पड़ा. इस प्रकार से कंपोजिट इवेंट्स जो हुई थी हम उसको पूरा देखने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि एट लास्ट 1947 तक क्या पॉसिबिलिटीज हमारी बनती हैं, कितनी संभावनाएं हमारी बनती हैं और कितनी जल्दी और हमको आज़ादी मिल सकती थी या लेट और हो सकता था. इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हिंदी में कोऑपरेशन आपको दे रहा हूं. डेफिनेटली आई वांट टू इनहांस माय लैंग्वेज इन इंग्लिश मीडियम बिकॉज आई जस्ट वांट टू फोकस योर कन्वर्सेशन must be strong in English language, because if you don't have the vocabulary, huge vocabulary, it will create a barrier to flow your views. तो यहां से चलेंगे, ईयर वाइज चर्चा करेंगे. नेशनल मूवमेंट आपका चैप्टर है इवेंट्स ऑफ 1929 का. एक स्लाइटली रिवीजन थोड़ा सा हम ले लेते हैं. 1919 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मास एकर का मतलब होता है डियर नरसंहार. जलियांवाला बाग मास एकर in Amritsar, situated in Punjab. This was the tragedy who internally compelled the Indians
टेक द एक्शंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल 1919 की एक घटना ऐसी जबरदस्त घटना थी जो पूरे भारतीयों को हिलाकर रख दिया था। इट वॉज रिजल्टिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का साइलेंटली विरोध हो रहा था। रॉलेट एक्ट जो उन्होंने पास किया था, नो वकील नो दलील, इस प्रकार के रूल्स को कोई फॉलो कैसे कर सकता है? आज आप देख लीजिए कि आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन की बात करते हैं, और 1909 में अंग्रेज का क्या ओपिनियन था, क्या आइडियोलॉजी था कि नो दलील नो वकील, मतलब कि किसी प्रकार का कोई कानून अगर अंग्रेजों के द्वारा जारी कर दिया जाता है, एनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय इंग्लिश मैन, इवन ए सिंगल इंडियंस डोंट हैव टू प्रोटेस्ट इट। कोई भारतीय उस पर क्वेश्चन नहीं लगा सकता है। इट वॉज नॉट क्वेश्चनेबल, इट वॉज नॉट क्वेश्चनेबल। तो ये तो बिल्कुल डोमिनेट करने वाली बात हुई। ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलोअर बनना अच्छी बात है, फॉलो करना ठीक है, लेकिन किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करना और हम पर इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि आई एम नॉट कैपेबल टू स्ट्राइक माई परसेप्शन, माई आइडियोलॉजी, माई थॉट्स, तो ये इसकी समरी थी। इस प्रकार का एक सबसे जो बैड पार्ट था रॉलेट एक्ट का 6 अप्रैल 1919 में, कि बिल्कुल उसमें कानून का विरोध करने का हक जो है, अधिकार जो है, जुरिडिक्शन जो है, वो छीन लिया गया था, और ये किसी भी सभ्य समाज में बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन सिविलाइज्ड सोसाइटी बिकॉज फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन्स राइट टू एक्सप्रेशन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर आज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्वतंत्रता की बात का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अभिव्यक्ति की आजादी, हम मानवीय तरीके से बिल्कुल रिस्पेक्टेड वे में अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को बोल सकते हैं, और दूसरे की बात को काउंटर भी कर सकते हैं। वी कैन काउंटर द परसेप्शंस डिलीवर्ड बाय अनदर पर्सन इफ वी आर नॉट ग्रांटिंग द कंप्लीट कॉन्सेंट। ये फंडामेंटल राइट्स हमारा था। तो अगर कंपेयर करें, देखिए नेशनल मूवमेंट की बात जब हम करते हैं तो आप जब देखेंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन अंग्रेजों के द्वारा जारी किया गया था स्वतंत्रता के बाद, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के दिमाग में कौन सी बातें चल रही थी, कितनी आज़ादी की बात चल रही थी, वो स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहे थे, अपने कानून की बात कर रहे थे, अपने संविधान की बात कर रहे थे, सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। तभी तो देश को आज़ाद कराने के लिए अपने वर्तमान को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके इतने हार्डशिप की लाइफ को कन्वीट कर रहे थे। यही मकसद था ना। और उस समय उनके इमोशंस को टॉर्चर किया जा रहा था, कंप्लीटली बैंड ऑन थॉट प्रोसेस। आपकी सोचने की प्रक्रिया को ही बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपको बोलने की आजादी नहीं है। तो रॉलेट एक्ट में सिर्फ इतना आप नहीं जानेंगे, रॉलेट एक्ट 1906 में आया, 6 अप्रैल 1909 में आया। रॉलेट एक्ट का जो प्रोसीजर्स था, इट वॉज द ब्लैक लॉ। रॉलेट एक्ट जो है ये ब्लैक लॉ, एक तरीके से आप कह सकते हैं काला कानून, ब्लैक लॉ। दिस इज कंसीडर एज द ब्लैक लॉ। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना गया, और इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट प्रोटेस्टेड ह्यूजली। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस लॉ बिकॉज इट वॉज टोटली अनफेयर, लॉलेस, एंड द इंटेंशन वॉज डोमिनेटिंग द इंडियंस। और पूरी की पूरी इच्छा थी अंग्रेजों को कि भारतीयों को पूरी तरह से दबाया जाए, उनकी इमोशंस को दबाया जाए, उनकी आज़ादी को छीना जाए, किसी प्रकार की। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यू कैन से इन अदर वर्ड्स, दिस इज द एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप। और ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर नहीं था। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, वो भी अपने देश में, हमारी कंट्री में आकर के हमारे खिलाफ रूल बनाएंगे, हम बोल नहीं सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी कीमत पर यह बर्दाश्त बिल्कुल नहीं था। और वही कारण था कि 13 अप्रैल 19 प्रोटेस्टर में महात्मा गांधी, अलॉट ऑफ, और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर किचलू, ये सब साइलेंटली, दे वर स्ट्राइकिंग साइलेंटली, बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको रॉलेट एक्ट वापस होना चाहिए,
हम किसी भी कीमत पर एट एनी रेट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द लॉ। दे इन्फॉर्म्ड साइलेंटली टू इंग्लिशमैन, don't care, I will take the strike against it, we are not going to follow this rules and regulation, definitely you will have to be back। और उसी में मेजर इवेंट्स की चर्चा करेंगे डियर हम। आई विल टॉक द मेजर इवेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल टू कमेंट ऑन और एवरी ईयर एवरी माइन्यूट इवेंट्स, वी विल टेक द मेजर टॉपिक्स, मेजर इवेंट्स। 1906 स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग। 1909 आपका रॉलेट एक्ट में ब्लैक कानून, काला कानून। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जो भारतीय समाज के मानसिक चेतना को हिला देने वाला काम किया था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड का नरसंहार। ये इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा अमानवीय कृत्य था कि भारत का इतिहास जनरल डायर को कभी माफ नहीं करेगा। जनरल डायर कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड बिकॉज दिस वॉज द massacre ऑफ द जलियांवाला बाग हत्याकांड। वजह क्या थी? our Indians, simple leaders and so many prominent leaders were striking, were protesting slightly, were protesting unviolently, बिल्कुल किसी प्रकार का हिंसा किए बिना भी, और ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1909 में, और ये बिल्कुल आप जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर में एक बाग में लोग एकत्रित होकर के रणनीति बना रहे थे। दे वर ट्राइंग टू फाइनलाइज द स्ट्रेटजी हाउ दिस ब्लैक लॉ कैन बी रिपील्ड, बट डायर, जनरल डायर की एंट्री होती है और बहुत ही षड्यंत्र बना करके बहुत कुकृत तरीके से नरसंहार की बात आप जानते हैं। आई जस्ट डोंट वांट टू गो टू इन ए लॉन्ग इन वाइडली इन दिस प्रोसेस बिकॉज जस्ट आई डोंट वांट टू मेंशन द डेट 13 अप्रैल 1909 जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। इसके बाद फिर 1920 में हम आते हैं। दिस implemented non-cooperation movement। आप एक ईयर को अगर हम सिस्टमेटिकली बात करें, आपको ईयर में देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है कि ईयर को दिमाग में रखते जाइए, ईयर के साथ उसके कैरेक्टर को, इवेंट्स को, इम्पैक्ट्स को, क्रिटिसिज्म को, बेनिफिट्स को, इम्पैक्ट को आप लेते जाएंगे तो पूरी हिस्ट्री आपके दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाएगी। देयर इज नो चांस टू बी फॉरगेटन, भूलने का कोई मतलब नहीं होता है। एक बार यहां से हल्का सा हम ले लें। 1905 बंगाल पार्टीशन, इसके बाद 1906 स्वदेशी मूवमेंट या मुस्लिम लीग, 1907 स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, 1908 की बात हम छोड़ दें, 1909 रॉलेट एक्ट की बात करें, फिर 1911 की बात करें, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, 1911। दीज आर द मेजर ईयर्स। जैसे ही आपके सामने दिमाग में ये स्ट्राइक करे 1905, तुरंत आपके दिमाग में बंगाल पार्टीशन आ जाना चाहिए, लॉर्ड कर्जन, और उसको पूरा एकदम सर्कल बना करके उसके इवेंट्स को लेकर के आप पूरी जानकारी रखेंगे कि आपको 1 पेज 2 पेज लिखना हो बंगाल पार्टीशन पर, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी सिंगल प्रॉब्लम इफ इट हैज बीन चैलेंज टू बी राइट डाउन ऑफ द 1 पेज और 2 पेजेस, यू डोंट हैव द लैक ऑफ वोकैबुलरी और द इवेंट्स। इफ यू आर अवेयर ओनली 1905 बंगाल पार्टीशन लॉर्ड कर्जन, तो यही पूरा मैटर समाप्त हो जाएगा आपका। तो किसी चीज को डिटेल में जो उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करें, क्यों हुआ था, कहां हुआ था, कैसे हुआ था और उसका रिजल्ट क्या रहा। फिर उसके बाद उसमें रिजल्ट के साथ साथ यू कैन एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन, और आप उसमें अपना भी विचार दे सकते हैं कि उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में अकॉर्डिंग टू मी क्या होना चाहिए था। दिस इज योर पर्सनल परसेप्शन, पर्सनल आइडियोलॉजी शुड बी इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए था। तो 1911 की बात करें, 1912 को छोड़ देते हैं, 1913, 1914, 1915 में मैंने गांधी जी की एंट्री कराया था। 1915 में गांधी जी
took entry in Indian politics from South Africa. He was the emerging politician of and diverted the direction of India national movement. 1915 की बात करें, आगे अगर हम चलें 1916 को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। 1916 में आप देखेंगे लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट जिसमें कि जो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दोनों फिर मिल गए थे, इसको लखनऊ इम्पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो 1916 का नाम लेते ही आपको लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन, लखनऊ पैक्ट की बात आती है। इसमें जो दो आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो अलग अलग हुए थे वो दोनों जो है वो क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन, बिकॉज दे डोंट वांट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ज्वाइंटली यूजिंग द कंपोजिट कैपेबिलिटीज, कंपोजिट एबिलिटीज, मेंटल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक पावर। तो 1916 भी आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, लखनऊ पैक्ट में हुआ था। 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, एक वैचारिक विचारधारा हो गई थी कि हम लोग भिखारी बन करके हाथ जोड़कर अंग्रेजों के सामने नहीं लड़ सकते हैं। वी आर नॉट बिगर्स, इंडियन फ्रीडम कैन नॉट बी गेट जस्ट ज्वाइनिंग हैंड्स, ओनली दिस काइंड ऑफ द जनरसिटी, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश मैन। सो 1907 में मॉडरेट्स में चर्चा किया मैंने, बालपाल कलकर किया और दादा भाई नौरोजी, जो लोग नरम दल के थे, हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, वहीं एक वैचारिक तौर पर जो है इन्होंने एक काउंटर करने की कोशिश किया कि हम इसको अटैक करेंगे और यहाँ अटैक करने की बात आई। फिर 1915 में दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया कि जब हमारा लक्ष्य एक है, वी आर वर्किंग ऑन सेम मोटो, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ द डिफरेंट वेज, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग रास्ते का कोई मतलब नहीं होता है। तो 1916 में लखनऊ इम्पैक्ट होता है। उसके पहले जबरदस्त घटना होती है 1915, द पर्टिकुलर ईयर व्हेन द महात्मा गांधी नेशनल फादर हैड टेकन एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, और यहाँ से दिशा और दशा भारतीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट का बदलता है। इसके बारे में चर्चा की है हम और लाइव क्लास में और चर्चा करेंगे। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। इसके बाद अगर हम फिर 1917 की बात करें तो फिर कोई खास इवेंट है, बिकॉज दिस इज नॉट कनेक्टेड योर सिलेबस। 1918 की बात अगर करें, 1914 से 1918 की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, बट वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर हम थोड़ा सा वाइड जाने की कोशिश करेंगे और इवेंट्स को लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ हम चलना चाहते हैं। 1916 हुआ, 1917, 1918, फिर हम जस्ट जहां टॉपिक पर आ गए 1919 में जलियांवाला मास एकर्स। फिर इसके बाद अगर हम चलें तो 1920 में आपका होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। दे बाइकॉटेड ऑल द थिंग्स सपोर्टेड बाय द इंग्लिश मैन। अंग्रेजों के द्वारा जितना भी स्कूल से ऑफ कर दिया गया, प्रोमिनेंट लायर्स लेफ्ट द कोर्ट, बिल्डिंग्स को, सरकारी बिल्डिंग्स को, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उनको अपोज किया गया, किसी प्रकार के क्लॉज को अपोज किया गया। इवन सिंगल कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड ऑफ द इंडियंस हैड बीन टोटली बैंड। तो दिस इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यू कैन जस्टिफाई द वर्ड मीनिंग। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन। हम किसी प्रकार का सहयोग अंग्रेजों को देंगे नहीं। जितने भारतीय एम्प्लॉइज थे उन्होंने समर्थन ड्रॉ कर लिया, लड़के स्कूल जाना बंद कर दिए, टॉप क्लास के लायर्स ट्रायल लेना बंद कर दिए, और इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के एक साइलेंट जो है प्रोटेस्ट किया गया। और इसमें निश्चित तौर पर अंग्रेज बैकफुट पर आए, लेकिन इतनी बड़ी ताकत को हराने के लिए इतना ही महत्वपूर्ण नहीं था। सो तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी वाज हीरो। और इसमें आप देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब बाइकॉटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसको मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज चुका हूं। 1921 को भी हम ज़्यादा टेकअप नहीं करेंगे। 1922 फिर आपका बहुत जबरदस्त आता है, जिसको बोलते हैं चौरी चौरा कांड। आप समझते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, रॉलेट एक्ट में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, 1920 से जोड़ेंगे तो 1922 तक आने में आपको बहुत ज़्यादा आसान रहेगा।
1920 में गांधी जी के द्वारा जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया तो उस समय प्लीजेंट्स, लायर्स, स्टूडेंट्स एंड सो मेनी सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी प्रोटेस्टेड, विरोध किया, सहयोग देना बंद कर दिया, और प्लीजेंट्स जो हमारे थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया। उसी बीच एक चौरी चौरा घटना होती है, चौरी चौरा, अब इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ये गोरखपुर में है, गोरखपुर चौरी चौरा कांड गोरखपुर के साथ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और इस 1922 पे एक साइलेंटली प्रोटेस्ट करते हुए किसानों पर गोली चलाई गई। किसका विरोध कर रहे थे? वही है जलियांवाला बाग हत्याकांड। उससे प्रोड्यूस क्या हुआ आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद फिर 20 में हुआ, चलता रहा। 22 में जबरदस्त बहुत ही इनसिक्योर्ड इंसिडेंट टू प्लेस होता है, चौरी चौरा ये बाग हत्याकांड, जिसमें 22 सिपाही और ये चलाते हैं किसानों पर गोली चलाते हैं। शांति मुद्रा में विरोध करने वाले किसानों पर गोली चलाते हैं तो निश्चित तौर पर एक्शन का रिएक्शन तो होना ही है। और क्या किए कि चौरी चौरा थाने को सभी भारतीयों ने जो आंदोलनकारी थे मिल करके आग लगा दिए, फूंक दिए उसको। अगर इस बात की एनालिसिस करना आप देखें तो बिल्कुल इंडियंस वेयर कंप्लीटली इनोसेंट, कोई गलती नहीं थी। हर घटना का एनालिसिस करना आप शुरू करेंगे। 1920 चौरी चौरा का हत्याकांड होता है, बिल्कुल असहाय किसानों पर गोली चलाई जाती है, किसान की मृत्यु होती है, आंदोलन उग्र होता है, लोग बिल्कुल एग्रेशन में आते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि चौरी चौरा थाने को बिल्कुल फूंक देते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं। और रिजल्ट क्या हुआ? 22 ब्रिटिशर सिपाही हैव बीन किल्ड, मारे जाते हैं। अब किसान कितने मारे जाएं, ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष हो गया कि 22 सिपाहीज हैव बीन किल्ड, दिस वाज द मेजर इंसिडेंट एंड पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। 22 सिपाहीज हैव बीन असैसिनेटेड, हैव बीन बर्न्ड, हैव बीन किल्ड। और ये बिल्कुल आग की तरीके से पूरे जो है देश में फैला कि थाने पर आग लगा दिया गया और 22 सिपाहियों को जल के मरना पड़ा। तो यहां से फिर आप देखेंगे 1922 चौरी चौरा हत्याकांड होता है। 5 फरवरी डेट भी आप ले सकते हैं, 5 फरवरी। और यहां फिर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। कॉल्ड ऑफ मतलब गांधी जी ने इसको समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, गांधी जी टूक लाइक सच डिसीजंस विदाउट द वेरिफिकेशन ऑफ द इंसिडेंट। कभी कभी गांधी जी इमोशनल टच में आने के बावजूद मैं कह सकता हूं कि बहुत से पॉइंट पर वो सही थे, उनका लॉजिकल और जस्टिफाइड स्टेटमेंट था। लेकिन यहाँ 22 सिपाहीज को जो बर्न किया गया था डियर, वो इनकाउंटर में किया गया था, रिएक्शन था। अगर निहत्थे किसानों पर गोली नहीं चलाई गई होती तो किसान एग्रेशन में नहीं आते, और एग्रेशन में नहीं आते तो चौरी चौरा थाने को जलाते नहीं, और ये 22 सिपाहियों की मृत्यु नहीं होती है। तो सिपाहियों की मृत्यु होनी हृदय विदारक है, मानवता के नाम पर कलंक है। लेकिन उसका इम्पैक्ट महात्मा गांधी पर क्या पड़ा कि उन्होंने कहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। कॉल्ड ऑफ मतलब यही समाप्त कर दिया जाए, रोक दिया गया यहाँ। अब फिर प्रॉब्लम हुई, जबरदस्त प्रॉब्लम का मतलब है अब यहाँ 1920 में कॉल्ड ऑफ किया गया। 1923 में मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास, two prominent leaders of the Indian national movement. You have to remember in the front page of your mind. Chitranjan Das was a ranked liar, was a very sophisticated liar, was a very brilliant liar, जिसको कि हम CR दास के नाम से भी जानते हैं, चितरंजन दास के नाम से जानते हैं। और एक स्वराज पार्टी इन्होंने बनाया। he means Chitranjan Das along with Motilal Nehru generated Swaraj Party in the symbolic form they were not agree with the steps taken by महात्मा गांधी के द्वारा जो स्टेप लिया गया था
जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफ कर दिया गया था, उसके विरोध में इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई आंदोलन 2 साल तक चलता रहे, अचानक उसको ऑफ कर दिया जाए तो हमारा टारगेट आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये ठीक था, लेकिन ये घटना द रीजन वॉज इट वॉज रीजन 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट टूक प्लेस एंड इट वॉज टोटली कॉल्ड ऑफ एंड द रिएक्शन 1923 स्वराज पार्टी हेडेड बाई मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। 1923 फिर एलॉट ऑफ इंसिडेंट की बात हम करेंगे, इसके बाद 1924 की बात करेंगे, 1925 की बात करेंगे, 24-25 की बात करेंगे व्हेन गांधी जी हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। फिर 1926 को ड्रॉप करके 1927 की फिर चर्चा करेंगे। 1927 की चर्चा करेंगे कमीशन, साइमन कमीशन। देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी को भारतीयों को उसमें सम्मिलित ही नहीं किया गया था। इस बात को लेकर के भारतीयों में बड़ा आक्रोश था। उन्होंने कहा साइमन कमीशन का क्या टारगेट था, अगर क्वेश्चन आता व्हाट वाज द टारगेट ऑफ द साइमन कमीशन इन इंडिया, द टारगेट ऑफ साइमन कमीशन वाज इंडिया टू स्क्रूटनाइज टू एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन चल रहा था, भारत को आज़ाद कराने के जो स्टेप चल रहे थे, उसका एक मॉनिटरिंग करने का उद्देश्य था कि स्थितियां किस प्रकार से चल रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात थी कि 3 मेंबर्स थे इसमें, देयर वर 3 मेंबर्स इन साइमन कमीशन और 3 के तीनों अंग्रेज थे। इस नाते भारतीयों को बिल्कुल इसका विरोध करना पड़ा और उन्होंने आते ही नारा लगाया साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, ह्यूज प्रोटेस्ट इस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर। लाहौर में देखिएगा साइमन कमीशन, लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा जाता है और सून आफ्टर उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद फिर वहीं से एक दूसरा इवेंट होता है, लाला लाजपत राय पर लाठियों से पीटने के आक्रोश में सैंडर्स की हत्या होती है। सैंडर्स के नेतृत्व में लाठी बरसाई गई थी और रिजल्ट क्या हुआ कि सैंडर्स की हत्या की जाती है। तो जस्ट आई वांट टू स्टॉप हियर। तो 1927, 1924, 1925 महात्मा गांधी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, 1926 को ड्रॉप किया। 1927 में साइमन कमीशन, फिर 1928 की बात करेंगे। 1929 में हम आपको लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे जहां पूर्ण स्वराज्य की बात की गई है ना। फिर 1930 में दांडी मार्च की बात करी गई, नमक पर जो विरोध किया गया था। 1931 इरविन पैक्ट की बात करेंगे। 1932-33 राउंड फिगर की बात करेंगे, राउंड गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। इस प्रकार से सारे इवेंट्स की हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम 1927 तक आपको साइमन कमीशन took entry in the India and has been protested hugely, widely, high paramounted, बहुत जबरदस्त उससे विरोध किया गया because there was no involvement of even a single Indian in this group। यहाँ जो तीनों थे साइमन कमीशन में, उसमें कोई भारतीय नहीं था। और इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी दियर कि लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया और सून आफ्टर उनकी डेथ हो जाती है। और उसका जो मेन जिम्मेदार व्यक्ति था जनरल डायर, किसका था? जनरल डायर और सैंडर्स में कंफ्यूज मत करिएगा। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड था। यहाँ दूसरा अंग्रेज अधिकारी, सेकंड पुलिस ऑफिसर सैंडर्स को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने गोलियों से उड़ाया। और उसके बाद फिर 1927 में लाहौर का अधिवेशन होता है। इसके बाद फिर उसी के बीच में हम भगत सिंह की एंट्री कराएंगे। 1929-30 में भगत सिंह की एंट्री, खुदीराम बोस की एंट्री होती है और राजगुरु की एंट्री होती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप देखेंगे कि एक स्टेप वाइज कैसे हम पूरे हिस्ट्री को एक जितना आपके सिलेबस में है, जितने कंटेंट्स आपके सिलेबस में है, उसको हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पर्टिकुलर ईयर में उस इवेंट को स्लाइटली एक मैसेज देना आप चाहते हैं। बाकी इन्हीं चीज़ों पर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।